हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? और आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, समय भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने 8वां चैप्टर शुरू कर लिया था और 8वें चैप्टर को शुरू करने के बाद में हम लोगों ने इस चैप्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी और बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को एक ही चीज़ तो समझाई थी जो इस चैप्टर का नाम था। यानी मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में चुंबक के बारे में बताया था कि मैग्नेट है क्या। उस मैग्नेट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बारी है उससे आगे बढ़ने की। तो जितना कुछ मैंने मैग्नेट के बारे में आप लोगों को बताया आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ कि वो सब आप लोगों को याद भी होगा। बस अब बारी है हमारी आगे बढ़ने की। तो याद रखिए जो हमारा आगे वाला टॉपिक है वो भी बेसिक ही है, क्योंकि इस चैप्टर की यही तो खास बात है कि जितना कुछ हम लोग पहले पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में उसी को दोबारा पढ़ना है, लेकिन एडवांस लेवल से। तो देखिए कैसे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका छड़ चुंबक। छड़ चुंबक का मतलब बच्चों आपकी बार मैग्नेट, जिससे आप लोग बचपन में खूब खेले हो। हम उस चुंबक के बारे में आज बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई सारी बातों की जानकारी लेंगे। तो देखिए छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट क्या होती है बेटा। बार मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसकी आकृति छड़ के आकार की होती है। देखिए इसकी आकृति कैसी है, छड़ के आकार की, तो इसको कहते हैं छड़ चुंबक। यानी इसके बारे में सारी जानकारी आपकी छड़ की जो आकृति होगी छड़ चुंबक की, उसकी आकृति होगी छड़ के आकार की। किसके आकार की? छड़ के आकार की चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे? छड़ चुंबक। याद रखना इसके बारे में और जानकारी मैं देता हूं। इस छड़ चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, लेकिन किनारों पर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, लेकिन किनारों पर। और इन संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र होता है, इन संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र होता है बेटा वो किनारों से थोड़ा सा अंदर होता है, किनारों से थोड़ा सा अंदर होता है। तो अगली बात ऐसे ही समझाते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। तो देखिए आपके छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बेटा कैसे? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में कहां पर होता है? किनारों पर होता है। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में कहां पर होता है? किनारों पर होता है, जिनका केंद्र बेटा, जिसको लिखने में समस्या हो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, जिनका केंद्र किनारों से, जिनका केंद्र किनारों से थोड़ा अंदर होता है, जिनका केंद्र किनारों से थोड़ा अंदर होता है, इनके केंद्र को, इनके केंद्र को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। बेटा आप लोग याद रखोगे जो चुंबक छड़ चुंबक होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र बीच में नहीं होता, किनारों पर सबसे ज़्यादा होता है, बीच में सबसे कम होता है। बिल्कुल बीच में तो लगभग 0 होता है, किनारों पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। और वो भी कैसा होगा? आपका संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। किन के रूप में? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। और इन वृत्तों का जो केंद्र होगा बेटा वो किनारों पर ना होकर किनारों से थोड़ा सा अंदर होगा, किनारों से थोड़ा सा अंदर होगा। और इन किनारों से जो अंदर केंद्र है इस केंद्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलेंगे? चुंबकीय ध्रुव। अब ध्रुव कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मतलब है बेटा नॉर्थ पोल, और इसको डिनोट करोगे एन से। किससे? एन से। आपका दक्षिणी ध्रुव का मतलब है बेटा साउथ पोल, इसको डिनोट करोगे एस से। मैं जानता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन पढ़ना जरूरी है बेटा। कहीं पर भी ऐसा मत सोच लेना। मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ जानता हूं तो समझ लो ये उसके ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो ये सारी चीज़ें भले ही आप जानते हो लेकिन पढ़ना फिर भी जरूरी है। तो बेटा ध्रुव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कैसे पता चलता है? एक छड़ चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे आप,
एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो उसको लटकाने पर बेटा वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगी, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगी। तो उत्तर दिशा वाले ध्रुव को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा वाले ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। हालांकि ये नामकरण गलत है कि उत्तर दिशा वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण दिशा वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये नामकरण गलत है और इस बात को सिद्ध करूंगा मैं आगे। इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो भूचुंबकत्व वाले टॉपिक में मैं इस बात को गलत सिद्ध करूंगा कि उत्तर दिशा की ओर जो ध्रुव होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नहीं कहते, गलत है ये वहीं पर सिद्ध करूंगा। और दक्षिणी ध्रुव वाला, दक्षिण दिशा की ओर जो ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव नहीं होता, ये वहाँ पर सिद्ध करेंगे। उसके बाद बेटा ये जो ध्रुव है तो वो ध्रुवों के मध्य की जो लंबाई होती है, आपको एक बात अच्छी तरह पता है, छड़ चुंबक है इतनी लंबी, इसमें ध्रुव किनारों से थोड़ा सा अंदर है, तो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होगी, ध्रुवों के मध्य की लंबाई को कहते हैं बेटा छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। आप ये चीज़ पहले पढ़ के आए हो इसलिए इसके नोट्स ऐसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवों के जो मध्य की दूरी होती है उसको कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। और याद रखना बेटा, जो आपकी प्रभावकारी लंबाई होती है, किसी भी छड़ चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई होती है बेटा वो 5/6 भाग होता है। किसका? आपके छड़ चुंबक की कुल लंबाई का 5/6 भाग होता है। किसका? छड़ चुंबक की कुल लंबाई का। इसका मतलब ये, और ये है भी नॉर्मल, कि आपकी जो छड़ चुंबक के ध्रुव है बेटा वो किनारों से थोड़ा सा अंदर है। जब ये किनारों से थोड़ा सा अंदर होंगे तो इनकी लंबाई इसकी कुल लंबाई से कमी होगी। कितना होता है बेटा? 5/6वां हिस्सा, 5/6वां हिस्सा। तो याद रखना, किसी भी छड़ चुंबक की जो बेटा प्रभावकारी लंबाई होती है, ध्रुवों के मध्य की दूरी होती है, वो कुल लंबाई की 5/6 गुनी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर बेटा सजातीय ध्रुव है, सजातीय ध्रुव है तो सजातीय ध्रुव क्या होंगे बेटा? प्रतिकर्षित। क्या होंगे? प्रतिकर्षित। और बेटा अगर विजातीय ध्रुव है, क्या से ध्रुव है बेटा? विजातीय है, तो वो सदैव कैसे होंगे बेटा? आकर्षित। मतलब आप समझिए कि जैसे कोई उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास जाता है या कोई उत्तरी ध्रुव के पास जाता है, जब एन के पास जाएगा तो वो प्रतिकर्षित होंगे, नॉर्मल सी बात है। एस के पास जाएगा तो प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन अगर एन एस के पास चला गया तो वो आकर्षित होंगे। समझ गए? आप लोगों को ये यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। वीडियो पॉज करके इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना, मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा आपको लोगों को ये मैंने बता दिया कि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं, विजातीय ध्रुव आकर्षित होते हैं। तो देखिए बेटा, आपका कोई भी चुंबकीय ध्रुव है, उस चुंबकीय ध्रुव के किसी अन्य ध्रुव को, किसी भी चुंबकीय ध्रुव के अन्य ध्रुव को बेटा आकर्षित करने, अन्य ध्रुव को आकर्षित करने, हो सकता है जो दूसरा ध्रुव है वो विजातीय है तो आकर्षण होगा, आकर्षित करने, और सजातीय है तो प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है, एक ध्रुव के द्वारा दूसरे ध्रुव को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बेटा ध्रुव प्रबलता कहते हैं। उस क्षमता को क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। उस क्षमता को क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और बेटा इस ध्रुव प्रबलता को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? याद रखना, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर। याद रखना, स्मॉल m से व्यक्त करेंगे किसी भी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को, और उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता क्या है? प्रबलता का मतलब है उसकी तीव्रता। इसका मतलब एक ध्रुव के द्वारा दूसरे ध्रुव को या तो आकर्षित किया जाएगा या प्रतिकर्षित। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होगी, उस क्षमता को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ध्रुव प्रबलता। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों ने एक छड़ को लंबवत काटा, लंबवत काटने पर बेटा ये एक छड़ चुंबक है, आपको पता है। इसके एक ध्रुव को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। दूसरे ध्रुव को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो अगर
इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, याद रखना चुंबकीय चुंबक के क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है, ये बात यहीं से पता चल जाएगी। दोनों की ध्रुव प्रबलता m। आपने इसको लंबवत काट दिया, क्या काट दिया? लंबवत। तो याद रखना बेटा इसकी ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बात और बता दूं मैं आगे, देखिए बेटा कहीं भी अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। याद रखना कि किसी भी चुंबक में कहीं भी किसी भी स्थिति में अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं होता। जब भी बेटा आपको चुंबक मिलेंगी तो उसमें कम से कम 2 ध्रुव होंगे। तो इतने होंगे 2, हमेशा ये जोड़े में पाए जाते हैं, ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। तो ध्रुवों का निर्माण कैसे होता है? जैसे पहले ये n था, बीच में से काट दिया, तो फिर बोलो ये कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? ऑटोमेटिक s। इस घटना को कहते हैं बेटा चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण। अपने आप चुंबकत्व उत्पन्न होना, चुंबकीय ध्रुव का उत्पन्न होना। यहाँ पर n है तो n के पास n तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, आकर्षण के कारण s उत्पन्न होगा। ये s है तो बोलो यहाँ पर कौन उत्पन्न हो जाएगा? n। और याद रखना लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आपने क्षण चुंबक को लंबवत काट दिया तो उसकी ध्रुव प्रबलता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा आप लोगों ने उसकी लंबाई के समांतर काटा, समांतर काटने का मतलब है बेटा ये है आपकी क्षण चुंबक, ये है ध्रुव n, ये है s, ध्रुव प्रबलता है m। आप लोगों ने इसको ऐसे काट दिया लंबाई के अनुदिश 20 में से, तो फिर बेटा क्षण चुंबक कैसे बनेगी? एक ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी, ठीक है। ऊपर वाले ध्रुव अब परिवर्तित नहीं होंगे, n है तो समांतर काटने पर n और n, और ये s है तो ये भी क्या होगा बेटा? s। और याद रखना इस अवस्था में इनकी ध्रुव प्रबलता हो जाएगी आधी, इस अवस्था में इनकी ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी? आधी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी भी क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत काटोगे, जब आप किसी भी क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत काटोगे तो ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं। और बेटा जब लंबाई के अनुदिश बीच में से काट दिया तो ध्रुव प्रबलता सीधी क्या हो गई? आधी। क्या हो गई? आधी। अकेले ध्रुव का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह दूं बेटा कि आप लोगों ने समांतर 8 बार काटने पर ध्रुव प्रबलता क्या बचेगी? समांतर काटा 8 बार, तो देखिए एक बार काटा m/2, देखना एक बार काटा m/2, अगली बार काटा इसका आधा m/4, अगली बार काटा इसका भी आधा m/8। मतलब आपने एक क्षण चुंबक को अगर लंबाई के लंबवत कितनी भी बार काट लो ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसकी अक्ष के अनुदिश यानी समांतर 8 बार काटा तो ध्रुव प्रबलता कितनी बचेगी? ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। किसी भी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश 5 बार काटा, 4 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा तो उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी बचेगी? वो पता कैसे करोगे? देख लो आराम से। पहली बार काटा m/2, अगली बार काटा आधा m/4, अगली बार काटा फिर आधा m/8, अगली बार काटा तो m/16, फिर अगली बार काटो फिर आधा m/32, फिर अगली बार काटो m/64, फिर अगली बार काटो इसका भी आधा m/128। देखना 8 बार कट गया। एक बार काटा, 2 3 4 5 6 7, अभी तो 7 बार ही कटा, 7 बार कटा है तो एक बार और काटो, एक बार और काटोगे तो इसका भी आधा, तो ये हो जाएगा बेटा 256। इसका मतलब अगर एक क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश आप लोगों ने 8 बार काट दिया तो उसकी जो ध्रुव प्रबलता है, पहली ध्रुव प्रबलता की 1/256वां भाग रह जाएगी, 1/256वां भाग। और बेटा 4 बार काटने पर 1 2 3 4 1/16 भाग, 5 बार काटने पर 1/32 भाग। इस प्रकार पता कर सकते हो, यानी आधी करते जाना है। क्लियर है? आपको इसे फिर से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर ही सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी क्षण चुंबक द्वारा आकर्षित पदार्थ, क्षण चुंबक किन किन पदार्थों को आकर्षित कर सकती है बेटा? लोहा, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा।
जो क्षण चुंबक में मैंने पिछले वीडियो में बताए थे जो पदार्थ थे चुंबकीय है, उन सभी पदार्थों को क्षण चुंबक भी क्या कर सकती है, आकर्षित। लेकिन आपके क्षण चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित पदार्थ, ये याद करने हैं, ये आपके लिए मोस्ट हैं जो आपको याद करने हैं। ये तो नॉर्मली याद रह जाएंगे कि लोहा निकल कोबाल्ट इनको याद आकर्षित करता है, लेकिन चुंबक किन को प्रतिकर्षित करती है। यानी बेटा ऐसे पदार्थ कौन है जिन जो चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे। सबसे पहले तो आपका पानी है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, समझ गए। पानी से चुंबक, वो चुंबक से पानी प्रतिकर्षित होता है, याद रखना। अगला सोना प्रतिकर्षित होगा, चांदी प्रतिकर्षित होगी। याद रखना है बेटा, जो क्षण चुंबक होती है कोई भी चुंबक, उसके द्वारा लोहा निकल कोबाल्ट ये तो आकर्षित होंगे, लेकिन पानी प्रतिकर्षित होता है, याद रखना है। सोना है, चांदी है, ये भी कैसे होंगे बेटा, प्रतिकर्षित होंगे, समझ गए। तो यहां तक आप लोगों ने बेटा क्षण चुंबक के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। क्षण चुंबक क्या है। हाँ, इसके बाद अगर आपने एक चुंबक के पास कोई साधारण पदार्थ लाए, लेकिन साधारण पदार्थ कौन हो, आपका ऐसा हो जो चुंबक नहीं हो, लोहा निकेल कोबाल्ट, तो याद रखना परिणाम स्वरूप वो चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। यानी उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आलपिन, एक चुंबक से आलपिन चिपकाई, आलपिन से आलपिन चिपक गई, आलपिन से आलपिन चिपक गई, तो ऐसा कब होता है, जब बेटा उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। याद रखना, क्षण चुंबक को आपने गर्म किया, गर्म करने पर आपने पीटा, पीटने पर और आपने जमीन में नीचे गाड़ दिया, जमीन में नीचे गाड़ने पर आपने उसको जमीन में नीचे गाड़ दिया, तो जमीन में नीचे गाड़ने पर उसका चुंबकीय गुण, उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर आपने एक क्षण चुंबक को लेकर बेटा उसको आपने किसमें, जमीन में गाड़ दिया, पीटा या गर्म किया, तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, यानी उसमें वह चुंबक से साधारण पदार्थ बन जाएगी। ये जितनी भी जानकारी है बेटा वो क्षण चुंबक के बारे में है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, हालांकि ये जानकारी नॉर्मल है, आप लोग पहले पढ़ के आए हो, लेकिन तब भी बेटा इसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि सिलेबस में है, याद भी करना है। नोट्स ऐसे ही बना लेना जैसे मैंने बनाए हैं। उसके बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा वो है चुंबकीय द्रव्यों के मध्य कूलाम का नियम। जैसे हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा पहले चैप्टर में आवेशों के मध्य में, अब यहाँ पर भी कूलाम का नियम पढ़ेंगे चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में। तो तैयार हो जाइए, कल फिर हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और तब तक के लिए ये सब कुछ पढ़िए, याद कीजिए, ढंग से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करके आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।